तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, कुल ये तीन ही चैप्टर और हम लोग को पढ़ने हैं। पहले हम लोग सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको डुअल नेचर पढ़ा दूंगा एंड देन फिर हम लोग फाइनली वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मैं इसलिए भी थोड़ा गैप छोड़ दे रहा हूं ताकि एक ही कॉन्सेप्ट में, मतलब ऑप्टिक्स ही है पर एक रे है और एक वेव है, तो रे को पहले डाइजेस्ट कर लीजिए कि रे में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ और क्या क्या फॉर्मूले आपने निकाले, फिर आप वेव ऑप्टिक्स में जाइएगा जहां पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर बाकी सारी चीजें सेम रे के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट चलता है वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया सो दैट कि वेव ऑप्टिक्स अलग से पूरा नया कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि वाई सेमीकंडक्टर्स आर नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में जो पहले सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, अब वो सारी चीजें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स से सपोर्ट की जा रही हैं। आप दो तीन एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। इलेक्ट्रिकल भी कन्वर्ट हो गया है मैकेनिकल में, मतलब इलेक्ट्रिकल भी कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से स्मार्ट डिवाइसेस में, और मैकेनिकल भी कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से स्मार्ट डिवाइसेस में। एक नया ब्रांच आ गया मैकेनिक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल में मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स मतलब मैकेनिक्स यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ दिया तो दोनों मिलाकर एक नया ब्रांच बना, दैट इज कॉल्ड एज मेकाट्रॉनिक्स। आज की डेट पर सबसे ज्यादा बूम पर अगर कोई ब्रांच है तो वो कौन सा ब्रांच है, मेकाट्रॉनिक्स, जहां पे आप मैकेनिकल भी सीख रहे हैं साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीख रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर हम लोग क्यों मैकेनिकल भी सीखना चाहिए साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखना चाहिए। उसका रीजन ये है कि पहले जब कभी भी हम मान लीजिए तेल भरवाते थे अपनी गाड़ी में, तो वहां पे एक होता था ऐसे करके मैकेनिकल डिवाइस जो यूं इस प्रकार से आपको बताता था कि कितना तेल है कितना नहीं है। एक एंड पे आपके क्या लिखा होता ना, एम्प्टी, और एक एंड पे लिखा होता था फुल। आप ऐसे बोल, ये एक डंडा होता था ग्रीन से होता हुआ वो पूरा रेड की ओर जाता था। अभी रेड पर आ गया, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कब भराना है। रेड पे आया हुआ है, कल भी रेड पे था, आप गाड़ी चला रहे हैं, आज भी रेड में आप गाड़ी चला रहे हैं, पर आपको अब लग नहीं, कब पता ही नहीं चल रहा कि कब उसमें आपको क्या कर लेना चाहिए, तेल भरा लेना चाहिए। थोड़ा सा उससे एडवांस हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो टंकी है उस टंकी में हमने डाल दिया एक सेंसर। उस टंकी में क्या डाल दिया, सेंसर डाल दिया, वॉल्यूम को मेजर करने वाला सेंसर। वो वॉल्यूम मेजर कर रहा है और वॉल्यूम मेजर करने के हिसाब से वो एक्चुअली हाइट मेजर करता है कि कितने हाइट पे पेट्रोल है, और उस हाइट से करस्पॉन्डिंगली वो बता देता है कि कितने, वो आपने देखा मोबाइल के टावर की तरह आजकल दिखता है साइड में पेट्रोल कितना है आपकी गाड़ी में। वो उससे भी थोड़ा और एडवांस हुआ, उससे भी थोड़ा एक स्टेप और जब हम एडवांस हुए तो वहां पे आपको दिखने लग गया कि अब आपकी गाड़ी इतने तेल में कितने किलोमीटर चलेगी। ये एकदम लेटेस्ट। तो ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप मैकेनिकल को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। सिर्फ मैकेनिकल अगर आपको आइडिया है बट यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गया। क्योंकि अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझ रहे हैं तो सिर्फ मैकेनिकल जान के आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, बिकॉज हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स घुस गया है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, अब पहले जो डिवाइसेस होते थे, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते थे एक फ्यूज हुआ करता था। फ्यूज देखा आपने, ऐसे एक फ्यूज होता था, वहां पे एक तार लगा होता था। कभी अगर बहुत ज्यादा करंट वहां से पास कर गया तो ड्यू टू हेवी करंट या वोल्टेज वो तार क्या हो गया, जल गया। अभी फ्यूज जल गया, अब आप इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रिशियन आके फ्यूज नहीं जोड़ेगा घर का तब तक आपके घर में लाइन कटी हुई रहेगी। अब उसका एडवांस फॉर्म क्या आ गया, एमसीबी, देखा आपने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या है, जब भी कभी भी सडन फ्लो ऑफ करंट या वोल्टेज होगा तो वो खुद ही ट्रिप कर जाएगा, आप उसको मैनुअली क्या कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। इलेक्ट्रिकल में क्या घुस गया, इलेक्ट्रॉनिक्स घुस गया, और जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स घुसा वो डिवाइस इजी टू यूज हो गई और आपको समझ में आने लग गई। आप जब कभी भी ट्रिप करता है आप सिंपली उसको जाके उठा देते हैं, डू नीड टू कॉल इलेक्ट्रिशियन की नहीं, इलेक्ट्रिशियन भी है, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम इसको लाइन हमारे घर का चालू नहीं होगा। एक छोटे से बच्चे को जो कि 10वीं-11वीं मतलब 10-11 साल का भी है उसको भी बोल दोगे ना वो ट्रिप करो, वो ऊपर कर देगा एमसीबी को, अगर उसने एक बार देखा हो कैसे एमसीबी को ऊपर कर दे। एमसीबी इज व्हाट, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो धीरे धीरे सारी चीजें किसमें कन्वर्ट होती जा रही है,
इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जान होता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस बनेगा तो वो बनेगा किससे? वो बनेगा सेमीकंडक्टर से। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाई वी शुड रीच द कॉन्सेप्ट एज एट सेमीकंडक्टर एज ए चैप्टर हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे तो आप क्या क्या सीख जाएंगे? यू विल लर्न अबाउट डायोड्स, you will learn about triodes, you will learn about rectifiers, you will learn about pn junction, you will learn about transistors। ये बहुत सारी चीजें आप सिर्फ सेमीकंडक्टर को समझ के सीख सकते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहे हैं इस दुनिया में, वो सारे या तो डायोड से बन रहे हैं, नहीं तो रेक्टिफायर से बन रहे हैं, नहीं तो ट्रांजिस्टर से बन रहे हैं। सब इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मुझे बेसिक्स सेमीकंडक्टर का नहीं पता होगा तो फिर अगर आगे चल के मुझे कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच लेना है, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ले लूं या मैकाट्रॉनिक्स ले लूं या ईटीसी, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या ईसीई भी कई बार कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच में पढ़ रहा हूं तो अल्टीमेटली इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यूज आएगा ही आएगा। अब आप तो सिविल भी लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको ध्यान है, नहीं याद है तो आप सुन लीजिए। अब पहले क्या होता था, सर्किट जो है वो ड्राइंग किया जाता था किसमें? पेन पेपर के। अब पेन पेपर में आप सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, वो मैप आपने दे दिया किसको? आपके किसी भी आईटीआई कंप्लीट किए हुए डिप्लोमा होल्डर को। वो जब उसकी वायरिंग कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो इतना पढ़ा लिखा हो, या हो सकता है उस लेक्चर में वो सो भी जाए जिस लेक्चर में उसको ये पढ़ाया गया होगा। और अब जब उसे देख रहा है वो, तो ही मे नॉट बी एबल टू रीड इट। अच्छा, सेकेंड एक अप्रोच हो सकता है कि चलो मैं एक बार पूरे घर का वायरिंग कर लेता हूं। वायरिंग करके हम चेक कर रहे हैं कि कहां पे मुझे स्विच डालना है, कहां पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी करनी है, कहां मुझे फ्रिज का स्विच डालना है, कहां पे मुझे एसी का स्विच डालना है। बाई चांस मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, घर में आपने पूरी वायरिंग करवा ली, वायरिंग करवाने के बाद आप ध्यान कर रहे हैं, अरे यार यहां पे तो एक स्विच होना चाहिए था, नहीं तो टीवी चलेगा कैसे? फिर आप क्या कर दें, बाहर से तार लेके बीटिंग डाल के आप लेके आते हैं। अब ये पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था। अब क्या हो गया है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट। किसी भी बिल्डिंग को बनने से पहले जैसे उसका एक आर्किटेक्ट नक्शा तैयार करता है कि वो बनेगा कैसे, मतलब उसका सिविल का काम, घर बनने से पहले उसका सिविल तैयार होता है ना, कि कहां कहां पिलर होंगे, कहां कहां ड्रेनेज आएगा, कहां से वॉल बनेगा, कहां खिड़की बनेगी। एक्चुअल बनने से पहले वो कागज पे बनके तैयार हो जाता है, तो वो काम आर्किटेक्ट करता है। तो सिविल वाला जो काम है वो आर्किटेक्ट पहले कर लेता है अपने कंप्यूटर में, दे हैव सॉफ्टवेयर टू डू दैट। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात आती है, तो आज के दिन में हम एक प्रोग्रामेबल डिवाइस यूज करते हैं कंप्यूटर पे, दैट इज कॉल्ड एज पीएलसी। पीएलसी क्या करता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट। आप पूरे, जैसे बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, उस बड़े बड़े मॉल्स का पूरा सर्किट पहले बना लिया जाता है, बाद में एक्चुअल वायरिंग होती है। क्योंकि आप जब पूरा कर लेंगे और करने के बाद फिर आपको याद आएगा, अरे यार यहां तो डाला नहीं, बाहर से वायर लेके जाना होगा, बाहर से वायर लेके जाना होगा तो खराब दिखता है। बड़े बड़े मॉल्स में अगर बाहर से वायर गया हुआ है तो सेफ्टी का भी इश्यू आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये सब कुछ कैसे संभव है? आपने एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस बनाया है जो कि आपको विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर्स ही चल रहा है, जिससे आपको ये पूरा बनने से पहले ही आपको दिखाई दे दिया कि कहां कहां क्या क्या है। 10 आदमी को आपने दिखाया, ही इज एन एक्सपर्ट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल्स, आपने उसको दिखाया, वो देख रहा है, हाँ ठीक है, उसमें कहां कहां गड़बड़ी है। फिर वहां पे जो नई चीज ऐड करनी उसने ऐड करा दिया। अगर बन गया है फिर ऐड कराना है तो बाहर से वायरिंग करनी होगी। पर अगर वो स्क्रीन पे है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपने किसी को चेक कराया और उसने बोला नहीं यहां पे तो एक होना चाहिए, डिस्कशन होगा, अगर होना चाहिए वहां पे तो वहां पे एक डाल दिया जाएगा। डाल दिया गया तो फिर जब वो फाइनल रेडी होके साइन करके भेज दिया गया, तब ना फिर वो एक्चुअल में लगेगा। तो ये आपका बेनिफिट हो गया जब आपने सेमीकंडक्टर्स की मदद से चीजों को देखा। सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, हर जगह बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आपका काम चलने वाला नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिस है सेमीकंडक्टर्स। तो इसलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। लिखिए, द डिवाइस which have controlled flow of electron, the device which has controlled flow of electron are the basic building blocks of any electronic circuit, are the basic building blocks of any electronic circuit.
डन। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर का खास बात क्या होता है? इट ऑलवेज, जो करंट का फ्लो है वो ऑलवेज कंट्रोल्ड है, आपके हुकूमत में चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ये जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, यहां पे सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहां पे अगर कोई चीज अनकंट्रोल्ड है तो वो सामने वाली चीज को जला देगा। मान लीजिए सडनली बहुत ज्यादा तेज करंट किसी सर्किट में फ्लो कर गया, टीवी उड़ जाएगा, फ्रिज उड़ जाएगा। पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अगर वहां लगे हुए हैं तो वो कभी भी उसको अनकंट्रोल होने नहीं देगा, वो हमेशा उसको कंट्रोल में ही भेजेगा। अगर कुछ अनकंट्रोल होगा तो वो खुद जल जाएगा, पर सामने वाली चीजों को बचा के रख लेगा। खुद जलेगा तो बहुत कम खर्चा आया। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख का एक पूरा वो 72 इंचेस का एक टीवी खरीदा, क्या बोलते हैं उसको, सोनी का OLED है ना, वो 4K 4HD और समथिंग समथिंग वो बोलते हैं। अभी वो 1.5 लाख में आपने खरीदा, अपने घर में लगाया। अब उसके पहले अगर आपने सेमीकंडक्टर नहीं लगाया हुआ है और अगर करंट सडनली आ गया, कुछ ना कुछ उड़ा के जाएगा, क्योंकि ये चलता है 220 वोल्ट पे, वो चलता है 5 वोल्ट पे। वो अगर उड़ भी गया तो उसको सही करने में आपको 100 रुपए का खर्चा आएगा। ये अगर उड़ गया तो कम से कम 10 से 15 हजार का खर्चा तो आना ही आना है। तो मैं हमेशा ये चाहेंगे हम लोग कि किसी भी बड़े डिवाइस के पीछे क्या लगा हो, एक ऐसा डिवाइस लगा हो जो उसके कंट्रोल को जो उसके करंट को कंट्रोल कर सके। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर दो डिवाइस विच आर ऑपरेटेड बाय कंट्रोल्ड करंट। उसके करंट को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर करंट की मात्रा बढ़ेगी वो सडनली ऑफ हो जाएगा। ये जो स्पेशलिटी है सेमीकंडक्टर की, इसीलिए इसका यूज जो है वो बहुत वैरिड यूज है, मतलब बहुत जगहों पर ये काम में आता है। आगे लिखें, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पहले हमारे पास क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। टीवी वगैरह याद है आपको, पुरानी टीवी, उसके पीछे एक डब्बा निकला होता था, वो डब्बे में से फिर वो इलेक्ट्रॉन गन हिट करते थे, वो स्क्रीन में जाके टकराता था और टकराने के बाद फिर वो पिक्चर्स बनते थे और वो फिर हमें पता चलता था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इट, तो फ्लोरोसेंस वो सब कुछ होता था। पर इसके केस में जहां पे ये वैक्यूम ट्यूब होता था, वहां पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी आंख खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्सपोजर होता था। एलईडी स्क्रीन में आपने देखो इतना पतला सा स्क्रीन होता है, पीछे कुछ नहीं, बिकॉज अब वो पूरी सर्किट किसमें कन्वर्ट हो गई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से कन्वर्ट हो गई। अब उसके अंदर इतना बड़ा सा रे ट्यूब या पिक्चर ट्यूब लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सच डिवाइसेस वेर मोस्ट कॉमन, such devices were most commonly vacuum tubes. Vacuum tubes. Vacuum tubes. These devices were bulky. These devices were bulky, consuming high power, operates at high voltage, low reliability, operates at high voltage, low reliability and have limited life। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह जो हैं उनकी इतनी सारी ड्रॉबैक हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ने सारे ड्रॉबैक को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो कह रहा है दीज डिवाइसेस वेर बल्कि, बहुत बड़ा हुआ करता था, कंज्यूम्स हाई पावर, पावर ज्यादा कंज्यूम करता था, जनरेट्स एट हाई वोल्टेज, ऑब्वियसली पावर ज्यादा तभी होगा जब वोल्टेज हाई यूज करेगा, देन हैव लिमिटेड लाइफ, छोटा लाइफ होता था क्योंकि जलने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी, एंड रिलायबिलिटी भी इसके ऊपर क्या होता था, काफी कम होता था। पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ने इन सारी चीजों को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आपके उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, पावर कम कंज्यूम होता है। आप याद करिए पुराने जमाने में जब हम लोग येलो बल्ब यूज किया करते थे, वो एक येलो बल्ब 100 वॉट लेता था। अब अगर आप 10 एलईडी चला रहे हैं फिर भी आपको सिर्फ 90 वॉट ही यूज हो रहा है। 11 बल्ब जलाएंगे तो भी 99 वॉट होगा, 12वां बल्ब जलाएंगे तब वो 100, यानी जितने में आप एक बल्ब जलाते थे उतने में आज के दिन बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर आप कितने बल्ब जला सकते हैं, 11 बल्ब जला सकते हैं। 11 बल्ब जितनी रोशनी देगी, एक बल्ब उसके सामने कुछ रोशनी नहीं दे रही, पर दोनों का पावर कंजम्पशन क्या था, सेम था।
इसी वजह से हमने उस वाले जो लाइट को डिस्कार्ड कर दिया, और आप कहीं भी जाइए अब आपको येलो लाइट कहीं दिखाई नहीं देता। अब जहां भी जाएंगे आपको कैसा लाइट दिखता है? ऑलवेज व्हाइट लाइट दिखाई देता, बिकॉज ऑफ एलईडी। और एलईडी कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सारे का जो बेस है वो यही है कि आपको सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स, राइट। दिस सीड, पैराग्राफ चेंज करके, दिस सीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन, द सीड ऑफ growth and development of modern solid, the seed of growth and development of modern solid state semiconductor electronic goes back to 1930 where 1930 where the semiconductors with their junctions have the ability of controlling the number, have the ability of controlling the number and the direction of flow of charge carrier, and the direction of flow of charge carrier. तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर को हम क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए। और जब से हमने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तभी से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमने इजाद किया। दैट ये बैक टू कब जाता है? 1930, फुल स्टॉप। द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, the supply and flow of charge carrier in semiconductor devices are within the solid itself, in which no vacuum or external heating is required, और एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड। वेयरएज वैक्यूम ट्यूब में क्या करना पड़ता था? बहुत ज्यादा पावर भी देनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होता था, और वैक्यूम के अंदर ही वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके स्क्रीन पर स्ट्राइक करते थे, जिससे आपका आगे का जो सिग्नल है वो पास होता था। यहां पे इन सब चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही मेन रीजन है कि आपने पावर को क्या करना स्टार्ट कर दिया? सेव करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज वैक्यूम क्रिएट करना अपने आप में पावर कंजम्पशन है, हीट प्रोड्यूस करना अपने आप में पावर कंजम्पशन है। ये चीजें हट गई तो आपका जो डिवाइस है वो पावर इफेक्टिव हो गया, पहला। दूसरा, आपने जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया वो स्ट्राइक कराना भी अपने हाथ में था, और कंट्रोल्ड स्ट्राइक कराना, कितना स्ट्राइक कराना है, कितने स्पीड से स्ट्राइक कराना है, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर पाए, जो कि पहले के केस में कंट्रोल नहीं था, कंट्रोलेबल नहीं था। इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, और आज के दिन में हर चीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बन रही हैं। एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड, सो दीज डिवाइसेस आर, तो उसके कुछ फायदे हो, मतलब क्या क्या फायदे हैं इन डिवाइसेस के? दीज डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज, consumes low power and operates at low voltage, has long life and high reliability, तो जो वैक्यूम ट्यूब का ड्रॉबैक था उन सारे ड्रॉबैक्स को इसने अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया, और आज के दिन में हम लोग जो यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही यूज करते हैं। हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये क्लासिफिकेशन वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, कब? जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं, सो दैट कि जिन लोगों का वो क्लियर नहीं था वो क्लियर हो जाए।
किसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, किसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं और किसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ये बात हमें यहां से समझ में आएगी। ये वैलेंस सेल है, दिस इज वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का प्रेजेंट होता है और इससे जो बैंड फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। अब एक होता है कंडक्शन बैंड, एक क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ये रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं या कंडक्टेंस रीजन बोल रहे हैं। सपोज ये जो बैंड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस बैंड बोल रहे हैं। जब कभी भी वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं तो जो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गए, कंडक्टेंस सेल में पहुंच गए या कंडक्टेंस बैंड में पहुंच गए। ऐसा जिस भी चीज के लिए होगा उस पर्टिकुलर मेटल को या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप क्या नाम देते हैं, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप नाम देते हैं मेटल, उसको आप क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेटल्स। सेकेंड जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज, जब कभी भी ये आपका वैलेंस बैंड था जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दिस इज योर कंडक्टेंस बैंड जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, पर कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप से जानते हैं, वो एनर्जी गैप अगर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। पर एक केस ये होता है जहां पर ये जो आपका वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपका कंडक्टेंस बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में इसको आप क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। इसको ही आप क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। इसी है आप क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा होगा, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं। अब लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर लिखें ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ relative value of electrical conductivity, on the basis of relative value of electrical conductivity, that is sigma, conductivity sigma। ये सिग्मा कहां से आया होगा हम लोग उसको चेक करते हैं। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं ये हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो L बाई A। ये 1 अपॉन R जो होता है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, जिसको कई बार हम लोग G से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है 1 अपॉन रो A बाई L। ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन रो A बाई L, और इसे आप ऐसा लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो बिकम सिग्मा इंटू A बाई L, और यहां से आप लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। तो ये सिग्मा जो है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है, और सिग्मा मतलब 1 अपॉन रो के बराबर भी होता है। तो सिग्मा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इज ऑल्सो इक्वल टू जी एल बाई ए। तो इस सिग्मा की जो वैल्यू है उसको देख के भी आप पता कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है। तो लिखें on the basis of relative value of electrical conductivity sigma or resistivity rho, the solids are broadly classified as पहला metals, first is metals,
मेटल के नीचे लिख लिए, दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी। मेटल्स के नीचे लिखिए, दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी, full stop. The value of conductivity lies between, the value of conductivity lies between 10 raised to the power 2 to 10 raised to the power 8 Siemens, 10 raised to the power 2 to 10 raised power 8 Siemens per meter. ये वैल्यू ऑफ सिग्मा है, दी दी वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर मेटल्स। एंड वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू द पावर -2 से लेकर 10 रेज पावर -2 से लेकर 10 रेज पावर -8 ओम पर मीटर, या ओम इनवर्स पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर, सॉरी ओम मीटर होता है ना, ओम मीटर, ओम मीटर। ये रेंज आपको क्या रहनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। 10 रेज पावर -2 टू 10 रेज पावर -8 ओम मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। डन। सेकेंड लिखें सेमीकंडक्टर्स, सेकेंड लिखें सेमीकंडक्टर्स। दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। They have conductivity or resistivity between metals and insulators. सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है इसके लिए, सिग्मा इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 टू 10 रेज पावर -6 सीमेन मीटर इनवर्स। 10 रेज पावर 5 टू 10 रेज पावर -6 सीमेन मीटर इनवर्स, और रो हो जाएगा 10 रेज पावर -5 टू 10 रेज पावर 6 ओम मीटर के बराबर। क्योंकि सिग्मा रो में क्या रिलेशन होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, या रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। डन। एंड थर्ड insulators. These are the substance having very high resistivity and very low conductivity. These are the substance having very high resistivity and very low conductivity. और रेंज क्या होगा, सिग्मा होगा 10 रेज पर -11 से 10 रेज पर -19। सिग्मा होगा 10 रेज पर -11 टू 10 रेज पर -19 सीमेन मीटर इनवर्स, और रो हो जाएगा 10 रेज पर +11 टू 10 रेज पर +19 ओम मीटर के बराबर। ये रेंज में आपका ऑर्डर आना चाहिए। डन। डन। उसके नीचे ये तीनों डायग्राम आपको बना लेना चाहिए। उसके नीचे 3 डायग्राम आपको बना लेना चाहिए। क्या लिखवाया, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर नहीं लिखवाया। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स क्या लिखवाया। हाँ तो मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमी, हाँ वो कंडक्टर्स के अंदर ही इंसुलेटर आएगा ना, वो उसका पार्ट है इंसुलेटर। मेटल्स यानी ऑल दी दिस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। मेटल कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। ये तीनों डायग्राम जल्दी जल्दी बनाइए, फिर हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई को फोकस करेंगे ओनली एंड ओनली सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि ये 3 टाइप के होते हैं। इनमें से सिर्फ हमें किसके बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। डन। देन वी हैव टू राइट ओनली अबाउट सेमीकंडक्टर्स। जल्दी जल्दी बनाइए, बना लिए। चलिए, ये कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा था, अगर वो आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, बातचीत नहीं, हेडिंग डालें सेमीकंडक्टर्स। मतलब अब
वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रीडिंग सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर पढ़ के कोई फायदा नहीं, मेटल्स के बारे में या कंडक्टर्स के बारे में जितना पढ़ना था ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, तो अब वहां और कुछ रहा नहीं है, बचा हुआ नहीं है। हेडिंग डालें सेमीकंडक्टर्स, राइट। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स। दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंट सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट सेमीकंडक्टर? एलिमेंट सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? लिखिए, द सेमीकंडक्टर्स which are available in their natural form, the semiconductors which are available in their natural forms is called element semiconductor. The element which are available in their natural form is called element semiconductor. Example, silicon and germanium. Example, silicon, SiLiCon, सिलिकन, SI से डिनोट करते हैं उसको, एंड जर्मेनियम, GERMANIUM, जर्मेनियम, GE से डिनोट करते हैं उसको, सिलिकन एंड जर्मेनियम। डन। सेकेंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। These semiconductors are made by compounding with metals. These semiconductors are made by compounding with metals. Compounding with metals. ये बेसिकली फिर फर्दर तीन प्रकार के होते हैं। पहला इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ये फर्दर तीन प्रकार के होते हैं। पहला इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, बगल में एग्जाम्पल लिख दीजिए, CDS, CDS मतलब कैडमियम सल्फाइड, CDS, GAAS, गैलेनियम आर्सेनाइड, GAAS, देन CDSE, सेलेनियम के साथ, देन नेक्स्ट INP, इंडेनियम और फास्फोरस के साथ, INP। डन। सेकेंड लिखिए, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, राइट, एंथ्रासीन्स, ANTHRACENE, एंथ्रासीन, कॉमा, डोप्ड थैलोसाइनाइड्स, DOPED, डोप्ड थैलो, PTHALO, थैलो साइनाइड्स, PTHALO साइनाइड्स, थैलोसाइनाइड्स। डन। थर्ड लिखें, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीमर मतलब रिपीटिंग यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा चीजें जब लगातार से रिपीट होती है तो फिर वो पॉलीमर हो जाता है। सिंगल यूनिट मोनोमर, 2 यूनिट डाइमर, 3 यूनिट ट्राइमर, 3 से ज्यादा यूनिट जब एक लाइन में लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर सच एज पॉलीपाइरोल, POLY, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन। ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया होगा, थायोफीन का भी स्ट्रक्चर बनाया होगा, एनिलीन का भी स्ट्रक्चर बनाया होगा और पाइरोल का भी स्ट्रक्चर बनाया होगा। पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन, these are the classification of semiconductors on the basis of either they are present in elemental form or they are present in compound form. हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट वाले प्रेजेंट है, कंपाउंड वाले प्रेजेंट नहीं है। तो कंपाउंड वाले का सिर्फ नाम जानना चाहिए था आपको, कंपाउंड वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है। डन। लिखें, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। होल किसको बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन का बच्चा इंट्रिंसिक, अच्छा बताएंगे, होल्स और ये सब बता चुके हैं, अच्छा ऑलरेडी यू नो इट, तब फिर क्या है, फिर तो आपको पता ही होगा। सॉलिड स्टेट में बताए होंगे, वेरी गुड। सॉलिड स्टेट में मैंने ये सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक जानकारी दी हुई थी। चलिए ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सपोज सिलिकॉन एक डिवाइस है, सिलिकॉन एक एटम है, इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो कुछ इसी प्रकार से बॉन्ड बना रहा होगा। ये आपस में हर सिलिकॉन के कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। ये इस प्रकार से ऐसे बॉन्डिंग हो रही होगी, ये इस प्रकार से ऐसे बॉन्डिंग हो रही होगी, यहां पर भी एक सिलिकॉन होगा, यहां पर भी इस प्रकार से एक ऐसे बॉन्डिंग हो रही होगी। अब ये जो सारे बॉन्ड्स हैं या ये जो सारे सिलिकॉन्स हैं, ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाए होंगे। अब एक सिलिकॉन की जगह पर आप क्या कर दीजिए, ठीक सिलिकॉन के पीछे वाले ग्रुप, सिलिकॉन से पीछे वाले ग्रुप में कौन आता है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये सब आएंगे। सपोज करिए आपने एल्यूमिनियम ऐसा कंपाउंड यहां पे रख दिया, या फिर इंडेनियम ऐसा कंपाउंड आप यहां पे रख दिए, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अभी ये इंडेनियम या गैलेनियम आपने यहां रख दिया, अगर यहां आप रखेंगे तो उसके आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक जगह खाली है, जो जगह खाली हो जाती है, जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसको ही हम अब क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज होल्स। ये होल्स होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट? लिखें, एट रूम टेम्परेचर however some of the valence electron acquire at room temperature, however some of the valence electron acquires thermal energy greater than Eg। अच्छा, ये जो होल का डेवलपमेंट हुआ ये कब हुआ? जब आपने इसकी डोपिंग कराई। समटाइम्स इवन विदाउट डोपिंग होल्स पैदा हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। सपोज करिए यहां पे भी सिलिकॉन ही था, ये इस प्रकार से सिलिकॉन प्रेजेंट है, इधर भी सिलिकॉन प्रेजेंट है। हुआ यूं कि ड्यू टू द वैल्यू ऑफ Eg बिकमिंग ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाई चांस रूम टेम्परेचर पे ऐसा हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां चला गया? अपने हायर ऑर्बिटल स्टेट में चला गया, या कंप्लीटली इस सिस्टम से बाहर निकल गया। तो यहां पर भी खाली हो गया, और यहां पर भी अगर खाली हुआ है तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एंड द प्लेस ऑफ नो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको ही हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम जब डोप करेंगे तभी होल पैदा होगा। समटाइम्स एट रूम टेम्परेचर जो आपकी एनर्जी थी वो ग्रेटर देन Eg हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? अपने हायर ऑर्बिटल को जंप कर गया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां खाली है, और उसी खाली जगह को आप क्या बोलते हो? होल बोलते हो। लिखें, एट रूम टेम्परेचर however some of the valence electrons acquire thermal energy greater than Eg and move into conduction band and moves into conduction band, full stop. A vacancy is created in the valence band, moves into conduction band, full stop. A vacancy is created in valence band at each place where an electron was present. At each place where an electron was present before moving into conductance band. At each place where electron was present before moving into conductance band. This vacancy is called as hole. This vacancy is called as hole, H-O-L-E, full stop. It is a seat of positive charge, या it is a place of positive charge of magnitude equal to the charge of electron. Of magnitude equal to the charge of electron. Done? इवन एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को लेने के लिए दौड़ेगा,
इलेक्ट्रॉन अगर उधर दौड़ रहा है तो होल कहां पैदा हो गया, यहां पैदा हो गया। फिर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इलेक्ट्रॉन यहां आया और होल कहां पैदा हो गया, यहां। इस प्रकार से होल की भी मूवमेंट हो रही है और इलेक्ट्रॉन की भी मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहा है तो होल उसके उल्टे दिशा में। एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल is the direction of current, is the direction of current, whereas second point, direction opposite to the movement of electron is the direction of current, is the डायरेक्शन ऑफ करंट। ये लॉजिक क्लियर है। इलेक्ट्रॉन की दिशा में जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसकी उल्टी दिशा में करंट फ्लो करता है और जिस दिशा में होल मूव करते हैं उसी दिशा में करंट फ्लो करता है। ठीक उसके नीचे ये डायग्राम आपको बना लेना चाहिए, ठीक उसके नीचे ये डायग्राम बना लेना चाहिए। किसको ऐसा संदेह तो नहीं हो रहा सर ये बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं, आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था, आपको लगा कि मैं ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूं। डन? अरे दिल थोड़ी बनाना है, इतना टाइम लगा रहे हैं। वो तो दिल दे चुका, तो वो अब क्या दिल बनाएगा? वो तो अब दिन भर गाना गा रहा है, हम दिल दे चुके सनम। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, जल्दी जल्दी लिखिए, इतना क्या टाइम लगा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, अरे चैप्टर इसी साल कंप्लीट करना है या अगले साल ले जाना है? ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, जल्दी जल्दी लिखिए, इतना टाइम मत लगाइए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में तो आ रहा होगा। ये वाला होल क्रिएशन कैसे हुआ है? ये वाला होल क्रिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और ये वाला होल क्रिएशन क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ डोपिंग। तो वहां पे कहीं पे ना आप मार्क करके लिख भी लीजिएगा, दिस होल क्रिएशन, यहां पर जो होल था जो घूमते घूमते यहां आ गया, दिस होल क्रिएशन वॉज बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ये बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से ये वाला होल प्रोड्यूस हुआ। और ये वाला होल प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ डोपिंग। ये डोपिंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। दो तरीके होते हैं होल या इलेक्ट्रॉन को पैदा करने के। इलेक्ट्रॉन तो डोपिंग से भी पैदा होता है, पर होल सिर्फ और सिर्फ ना, होल भी दो तरीके से हो सकता है, डोपिंग से भी और इससे भी। पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पैदा हो सकता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डोपिंग ओनली। हेडिंग डालें या स्टेटमेंट लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी semiconductors are of two type. On the basis of purity, semiconductors are of two type. पहला, intrinsic semiconductor, intrinsic, INTRINSIC, intrinsic semiconductor, and extrinsic semiconductor, EXTRINSIC, intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। हेडिंग डालें intrinsic semiconductor, हेडिंग डालें intrinsic semiconductor, right? An intrinsic semiconductor is also called as undoped semiconductor. An intrinsic semiconductor is also known as
अनडोप्ड सेमीकंडक्टर और आई टाइप सेमीकंडक्टर. An intrinsic semiconductor is also known as undoped semiconductor or I-type semiconductor. Why it might be called as I-type semiconductor? Because intrinsic word आया ही वहीं से है, तो I-type बोल रहे होंगे, intrinsic का I-type semiconductor. किस किसने EYE लिख लिया? I-type. हाँ, एक बच्चे को मैंने देखा उसको काटते हुए, इसलिए मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग I लिख लिए होंगे, EYE. It is I-type semiconductor, not EYE. It is I-type semiconductor. I-type semiconductor. Intrinsic type semiconductor. ये अनडोप्ड है. अनडोप्ड का क्या मतलब होता है? अनडोप्ड मतलब कोई भी आपने डोपिंग नहीं की है या इंप्यूरिटी ऐड नहीं किया है या फॉरेन एलिमेंट को वहां पर जोड़ा नहीं है. डोपिंग का यही मतलब होता है. मैंने डोपिंग का मतलब और अच्छे से समझाया होगा. एथलीट वगैरह डोपिंग करते हैं और उनकी डोपिंग टेस्ट होती है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज भाग रहा था तो उसने कुछ ड्रग्स ले रखा है जिससे कि उसको इंस्टेंट कुछ एनर्जी मिल रही, जिस एनर्जी की वजह से वो इतना तेज भागा कि फर्स्ट आ गया, तो उसकी एक डोपिंग टेस्ट होती है. डोपिंग टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको वो खिताब जो आपने जीता है वो मिलता है, और अगर आप उसमें फेल कर गए यानी आपका वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब आप में कुछ फॉरेन पार्टिकल पाए गए एक्सेप्ट ग्लूकोज. ग्लूकोज तो पीते हैं ना, एथलीट दे ड्रिंक ग्लूकोज. ग्लूकोज के अलावा वो रेडबुल, अच्छा रेडबुल पी के वो उसेन बोल्ट को हराने की कोशिश में, ठीक है, वो ऐसा अपना ऐड बना दिए हैं रेडबुल का, पी आप ग्लूकोज ही रहे हैं पर उसको ऐसे ऐड कर दिया गया है कि लग रहा है कि सही में पिएंगे तो पूरा एकदम रात भर पढ़ते रह जाएंगे. खैर चलिए ठीक है, लिखें आगे. इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर. It is a pure semiconductor without any significant dopant species present. It is a pure semiconductor without any significant dopant species. Dopant मतलब डोपिंग नहीं की गई है. Dopant species. DOPANT. Dopant species. The number of charge carrier is determined. The number of charge carrier is determined. The number of charge carrier is determined. Is determined by the property of material itself. By the property of material itself, of the property itself. The number of holes and the number of electrons and the number of holes, the number of holes and the number of electrons are equal. The number of holes and number of electrons are equal. Number of holes यहां पे कैसे पैदा होंगे? Only because of what? Thermal energy. लिख लीजिए. The holes developed here is only because of thermal energy. Is only because of thermal energy. Is only because of thermal energy. Full stop. At temperature T is equal to 0 Kelvin. At temperature is equal to T is equal to 0 Kelvin. The valence band is filled. The valence band is filled and the conductance band is empty. And the conductance band is empty. The energy gap is 0.72 electron volt. The energy gap is 0.72 electron volt. The energy gap is 0.72 electron volt. Done. ये डायग्राम आपको उसके नीचे बनाना चाहिए. This diagram. जहां पे कहीं भी कोई डोपिंग नहीं है, अगर कोई होल पैदा होगा भी दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ
थर्मल एनर्जी, बिकॉज ये अनडोप्ड केस है। अनडोप्ड केस में इंप्यूरिटी का कोई प्रेजेंस नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब टेम्परेचर आपका कितना है, जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन है, 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन के केस में देयर पूरा वैलेंस बैंड इज फिल्ड, पूरा वैलेंस बैंड फिल्ड रहता है और कंडक्टेंस बैंड प्योरली खाली होता है, ये पूरा एम्प्टी होता है। कंडक्टेंस बैंड अगर खाली है तो कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। और कंडक्ट नहीं करेगा तो ये सेमीकंडक्टर का वो पार्ट है जहां पे ये कंडक्ट नहीं करता है। तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? आंसर होगा नहीं करेगा। इसलिए इसको भी सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बिकॉज एट सर्टेन टेम्परेचर इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर, एट सर्टेन टेम्परेचर इज डू नॉट एक्ट एज अ कंडक्टर। तो 0 केल्विन पे चूंकि कंडक्टर की तरह नहीं एक्ट कर रहा है तो इसलिए सेमी हो गया, कभी तो कर रहा है और कभी तो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। व्हाट इट? 0 केल्विन पे, 0 केल्विन से थोड़ा ऊपर भी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो 0 केल्विन मतलब हो गया -273.15 डिग्री सेल्सियस। आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये जो बैंड है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और हीट की वजह से वैलेंस बॉन्ड से थर्मल एनर्जी उसको मिलेगा और वो जंप करके कहां चला जाएगा? कंडक्टेंस बॉन्ड में। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टेंस बॉन्ड में चला गया, कंडक्टेंस बैंड में चला गया तो कंडक्ट करने लग जाएगा। तो जैसे ही एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वो कंडक्टिविटी दिखाने लग जाएगा। पर 0 डिग्री केल्विन पे ये प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, 0 केल्विन पे, इसलिए इसको भी सेमीकंडक्टर कहते हैं। डन? कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके आगे लिखें अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए मैंने इसके अक्रॉस क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कुछ इस प्रकार से कि इस एंड पे आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है, और इस एंड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताइए इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्री होंगे वो कहां मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और उसकी वजह से जो करंट आएगा उसको हम लोग IE बोलेंगे। और होल्स जो होंगे वो कहां मूव करेंगे? नेगेटिव की ओर, और उसकी वजह से जो करंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? IH बोलेंगे। द डायरेक्शन ऑफ IE एंड डायरेक्शन ऑफ IH दोनों ही क्या इसी तरफ होंगे क्या? ये देख के बताइए। डायरेक्शन ऑफ IE एंड डायरेक्शन ऑफ IH बोथ विल बी इन दिस डायरेक्शन। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, तो आपने एक स्टेटमेंट लिखा था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के उल्टे दिशा में क्या बहता है? करंट। तो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो करंट उधर बहेगा, और होल्स उधर जा रहे हैं तो आपने लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ होल्स इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो भी इधर जाएगा और दोनों एक ही दिशा में बहेंगे। ओवरऑल करंट IE प्लस IH हो जाएगा। ये क्लियर है? द ओवरऑल करंट विल बी IE प्लस IH। लिखिए अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल, holes move towards the negative potential giving rise to whole current IH, giving rise to whole current IH, whereas the electron move towards positive terminal, whereas the electron move towards the positive terminal giving rise to electron current IE, electron current IE, and total current is equal to IE plus IH। टोटल करंट किसके बराबर होगा? सम ऑफ IE प्लस IH के बराबर होगा। सम ऑफ IE प्लस IH। नोट डाल के एक बात लिखिए, ये लिख लिया, ये डब्बे में बंद कर लिया, ये डायग्राम बना लिया। नोट डाल के एक बात लिखिए, समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ movement of holes and electrons, sometimes during the process of क्या बोला? movement of electrons and holes,
the electron and hole collides, the electron and hole collides, due to which recombination of electron and hole takes place, due to which recombination of electron and holes takes place. Due to which recombination of electron and holes takes place. अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल जितने पैदा हो रहे होंगे सब फिर रिकंबाइन कर जा रहे होंगे, तो ओवरऑल आपको कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको ओवरऑल करंट देखने को नहीं मिला तो देयर आर चांसेस कि इंट्रिंसिक में जितने होल हैं और जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए सब आपस में फिर से रिकंबाइन कर लें और आपको इंट्रिंसिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन टोटल करंट देखने को जीरो हो जाए, बिकॉज वो मूव तो कर रहे थे पर आपस में रिकंबाइन कर लिए, रिकंबाइन किए तो वहीं पे करंट क्या हो गया, खत्म हो गया। दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन एट विच, this condition is known as equilibrium condition at which the rate of generation of holes and electrons, the rate of generation of holes and electrons are equal to the rate of generation of holes and electrons are equal to the rate of combination of charge carriers, the rate of combination of charge carriers. Got it? समझ में आ गया? तो जिस रेट पर ये जनरेट हो रहे हैं अगर उसी रेट पर ये कंबाइन करने लग जाएं तो आपको करंट मिलेगा, यू विल गेट नो करंट। तो इंट्रिंसिक कंडक्टर में करंट वहां पर नहीं भी मिल सकता है, इवन इफ देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टेंस बैंड। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही वो कंडक्टेंस बैंड में जा रहा है उसी टाइम पे वो क्या हो जा रहा है, रिकंबाइन हो जा रहा है। रिकंबाइन हुआ तो फिर करंट आपको नहीं मिलेगा। हेडिंग डालें एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, हेडिंग डाले एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। those semiconductors in which some impurity are added, those semiconductors in which some impurities are added intentionally in order to increase the conductivity, some impurity are added intentionally in order to improve the conductivity is known as extrinsic semiconductor, is known as extrinsic semiconductor, full stop. Extrinsic semiconductor are of two types, extrinsic semiconductors are of two types, कौन कौन से, n type semiconductor and p type semiconductor, right, n type semiconductor and p type semiconductor। यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में हम n टाइप p टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हुए हम लोग pn जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।